बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 1 करेंगे। और पेपर 1 हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर करेक्ट। ये बताएं कि जो 4 चॉइसेस आपको दी गई हैं इसमें से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही हैं और कौन सी इनकरेक्ट हैं। नंबर 1 देखते हैं, अकाउंटिंग इज परफॉर्म पीरियोडिकली रादर देन डेली। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग तो रिकॉर्डिंग है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। जब ये रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको समराइज़ करते हैं, इसके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो जितनी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बाद जो चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे इनकम स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बनाना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इस किस्म की या डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाना है, ये अकाउंटिंग का काम होता है। और ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, रेगुलर बेसिस पे बुक कीपिंग होती है। तो ये जो पार्ट है हमारा वो करेक्ट है। अकाउंटिंग रिलाइज ऑन हैविंग एक्यूरेट बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ये जैसे पहले से ही लिंक है कि अगर बुक कीपिंग आपकी सही नहीं है और आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही सही नहीं करी तो फिर तो आपकी अकाउंटिंग आप क्या करेंगे, क्या इनकम। इससे अगर आपने लेजर ही सही नहीं बनाया है, ट्रायल बैलेंस आपका सही नहीं है, आपने एंट्रीज़ अगर सही नहीं करी हैं तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कैसे बनाएंगे। तो अकाउंटिंग शुरू होती है बुक कीपिंग के बाद। और एक्चुअली बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है और बुक कीपिंग जो है इज़ द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर करें तो पहला पार्ट फिर हम कहते हैं कि बुक कीपिंग हो गई और फिर उसके बाद स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। तो डेफिनेटली अकाउंटिंग जो है वो हैविली रिलाइज करती है कि आपकी एक्यूरेट बुक कीपिंग होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। बुक कीपिंग इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इनकरेक्ट है। जैसा कि हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है फिर अकाउंटिंग के दायरे में आता है, अकाउंटिंग से रिलेट करता है। बुक कीपिंग जो है इज़ द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ये बिल्कुल सही बात है कि बुक कीपिंग जो है वो क्या करती है, इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो हम कहते हैं 1, 2 और 4 ये हमारी राइट चॉइसेस हैं। तो अब देखते हैं, ए में इत्तेफाक से उसने हमें दिया हुआ है 1, 2 एंड 4। तो राइट चॉइस हमारी क्या हो गई, 1, 2 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वी कैन सेफली से कि ए पार्ट जो है, ए चॉइस हमारी जो है वो राइट चॉइस है। नंबर 2 में आते हैं, अ ट्रेडर इन्वेस्टेड 4000 इनटू द बिजनेस। एक ट्रेडर है, उसने बिजनेस में $4000 इन्वेस्ट करे। 2000 वाज यूज्ड टू पे अ क्रेडिट सप्लायर। 2000 जो है उसने क्रेडिट सप्लायर था जिससे उसने माल ख़रीदा था, उसको पेमेंट कर दी। द रेस्ट ऑफ द मनी वाज पेड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, और बाकी बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर उसने डाल दी। कहता क्या है, कहता है व्हाट चेंजेस वुड टेक प्लेस विद इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या चेंजेस होंगी। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसने ऊपर दी हुई है। एसेट्स बराबर किसके होते हैं, एसेट्स बराबर है ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के। तो अगर हम देखें तो $4000 बिजनेस के अंदर आए थे, वो लेकर आया, लेकिन 2000 पेमेंट कर दी है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारा एसेट्स जो इंक्रीज़ हुआ वो कितने से इंक्रीज़ हुआ, वो 2000 से इंक्रीज़ हुआ। तो देखें ये जो आपकी ए चॉइस है इसमें तो माइनस कर रहा है, माइनस का मकसद है कि एसेट्स डिक्रीज़ हुआ, ये तो इनकरेक्ट हो गई। अलबत्ता बी चॉइस के अंदर एसेट आपका इंक्रीज़ हुआ 2000 से, और आपकी जो ओनर्स इक्विटी है वो बेसिकली ही इन्वेस्टेड $4000 इन द बिजनेस। तो इसका मकसद है उसका कैपिटल जो है वो 4000 का ही है, 2000 का नहीं है, बल्कि कितने का है, 4000 का उसका कैपिटल है। तो 4000 कैपिटल है, यहाँ 2000 दे रहा है, तो ये चॉइस इनकरेक्ट हो गई। सी के अंदर आते हैं, सी में कहता है कि आपका एसेट्स जो है $2000 से इंक्रीज़ हुए, ये बात बिल्कुल सही है। ऑनर्स इक्विटी का मकसद है ऑनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे बिजनेस में, $4000 हमें दिया हुआ है, तो ये $4000 से इंक्रीज़ हुई इक्विटी, ये बात बिल्कुल सही है। और लाइबिलिटी, क्योंकि वो 4000 लेकर आया था, 4000 में से 2000 जो है उसने पे कर दिया क्रेडिट सप्लायर को, तो जो आपकी लाइबिलिटी थी वो भी कम हो गई 2000 से। आप देख रहे होंगे ये माइनस के निशान के साथ 2000 का मकसद ये है कि लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। तो अगर हम सी चॉइस के अंदर देखें, डी में तो वो 4000 की बातें कर रहा है, एक्चुअली तो 4000 वो लाया ज़रूर था, लेकिन 2000 पेमेंट होने के बाद में नेट इम्पैक्ट जो है एसेट्स पर ये पड़ा कि एसेट्स $2000 से
इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये जो आपका सी चॉइस है वो राइट चॉइस है आपकी, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज़ हुआ 2000 से, नेट इंक्रीज 2000, ऑनर्स इक्विटी 4000 और फिर लाइबिलिटी आपकी कम हो गई 2000 से। तो सी चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो हमारी राइट चॉइस है। नंबर 3 में आते हैं, विल्मा bought 55 items from मार्गट एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ $40 ईच। कि मार्गट से उसने क्या करा, विल्मा ने 55 आइटम्स खरीदे मार्गट से एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ $40 ईच, सब्जेक्ट टू ए 15% ट्रेड डिस्काउंट, और 15% ट्रेड डिस्काउंट उसको मिला। देखिए ये 15% ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मकसद ये होता है कि अगर बल्क के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल ख़रीदा जाता है, कोई बड़े ऑर्डर्स अगर मिल रहे हैं तो उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। इनवाइस जब बनाते हैं आप, तो इनवाइस के अंदर, जैसे जब ये आइटम बेचा होगा तो किस तरीके से इनवाइस बनी होगी, $55 को मल्टीप्लाई किया होगा 40 से, 55 आइटम्स हैं सॉरी, और $40 पर आइटम जो है उसकी प्राइस है। तो ये 2200 बने। इसमें से लेस कर देंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 15% आप निकाल लें तो ये 330 बनता है। 1870 ये $1870 एक्चुअली जो इनवाइस के अमाउंट जो है, जो विल्मा ने माल बेचा मार्गट को, तो वो $1870 का है। तो ये इसके अंदर पॉइंट है समझने का। और ये इनवाइस के अंदर शो होगा, किताबों के अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी $1870 की होगी कि परचेजेस विल्मा अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा कि परचेजेस को डेबिट करेगा और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करेगा। उसके बाद क्या हुआ, विल्मा लेटर रिटर्न 25 आइटम्स एज दे वर फॉल्टी। विल्मा ने 25 आइटम्स जो हैं वो वापस कर दिए क्योंकि वो फॉल्टी थे। विच डॉक्यूमेंट डिड मार्गट इशू टू विल्मा फॉर द रिटर्न आइटम्स, कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो मार्गट जो है वो इशू करेगा। मार्गट कौन है? मार्गट ने माल बेचा है एक्चुअली, क्योंकि विल्मा ने माल ख़रीदा था तो मार्गट ने माल बेचा। अब कहता है कि मार्गट कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा, तो ये $25 जो है ये अगेन इसकी जो प्राइस है वो $40 की है। ये कितना बन जाएगा, आप इसके अंदर भी ट्रेड डिस्काउंट को लेकर आइएगा। ये 40 हो गया 1000, और इसमें से फिर वो लेस करेगा ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि उसने जब दिया था तो अब जब वापस आएगा तो इसके अंदर से वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेगा दोबारा। ये जहन में रखिएगा। 150, तो कितना बचा आपके पास? 850 आपके पास बचता है। तो 850 जो है, जब आप आएंगे, ये $850 कि $850 की ये चीज़ें हैं। और ये क्यों हैं देखें, तो अगेन रिपीट कीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को याद रखिएगा। जब माल वापस आएगा तो ट्रेड डिस्काउंट, जैसे माल बेचते हुए हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो माल जब रिसीव करेंगे वापसी, जो फॉल्टी माल आया उसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे। और ये $850 का होता है। और देखें अब क्या करेगा, मार्गट अपने पास क्या एंट्री पास करेगा, मार्गट के पास ये माल वापस आया। ट्रेड डिस्काउंट में बता कर आ रहा हूँ कि किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता, तो मार्गट अपने पास एंट्री पास करेगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगा 850 से, और अकाउंट रिसीवेबल विल्मा को क्रेडिट करेगा 850 से। अब डेबिट क्रेडिट नोट में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो देखें, मार्गट ने अपने पास क्या एंट्री पास करी, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया। बस इसी को जहन में रखें। अगर ये एंट्री आपकी समझ आ गई है तो डेबिट क्रेडिट नोट का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। आपने क्या करा कि विल्मा के अकाउंट को क्रेडिट किया है 850 से, तो क्रेडिट नोट, मार्गट अपने पास से क्या नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा $850 का विल्मा को। क्यों? क्योंकि मार्गट ने अपने पास विल्मा के अकाउंट को क्रेडिट किया है $850 से, तो एग्जैक्टली ये जो अकाउंट उसने क्रेडिट किया, इसी का वो क्रेडिट नोट देगा विल्मा को, और ये बताएगा कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है $850 से, ये रकम मैं आपसे अब नहीं लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि हमारी जो ए चॉइस है वो राइट चॉइस है। क्रेडिट नोट
$850 से। और वो क्यों है मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई कि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट को आप जहन में रखिएगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जैसे आपने दिया था, जब माल वापस आएगा तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द बैंक एग्रीड टू अलाउ एन ओवरड्राफ्ट विद अ लिमिट ऑफ $500 कि बैंक एग्री हुआ है कि वो डैन को अलाउ कर रहा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मकसद क्या है कि डैन को बैंक ने ये कहा है कि तुम अपने अकाउंट से ज़्यादा, अगर कोई चेक आ जाता है और तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे जो पैसे हैं उससे ज़्यादा 500 की लिमिट हम तुम्हें दे रहे हैं कि इस लिमिट में रहते हुए $500 का तुम चेक इशू कर सकते हो अपने अकाउंट में जो तुम्हारी रकम है उससे ज़्यादा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद क्या होता है कि जो पैसे आपके बैंक के अंदर हैं उससे ज़्यादा पैसे आपने बैंक से निकाल सकते हैं, और बैंक आपकी रेपुटेशन को देखते हुए इस किस्म की फैसिलिटी देता है। ये ओवरड्राफ्ट कहलाता है, ये करंट लाइबिलिटी होती है, इसको जहन में रखिएगा। कहता है व्हाट डिड दिस मीन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। इसका मतलब नंबर 1 में कहता है सम ऑफ $500 वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू डैन्स अकाउंट बाय द बैंक। ऐसा कुछ भी नहीं है, बैंक आपके अकाउंट में, डैन के अकाउंट में ये रकम ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये पड़ी होगी बैंक के पास ही, उसने आपको लिमिट अलाउ करी है। तो लिमिट अलाउ करने का मकसद है जब चेक आएगा और वो देखेगा कि इसके अकाउंट से ज़्यादा है तो लिमिट वो चेक करेगा और ये चेक की पेमेंट कर देगा। तो आपके अकाउंट में ये रकम ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब आप चेक को इशू करेंगे तो बैंक उसको रिलीज़ कर देगा। तो ये इनकरेक्ट है। ऑल चेक्स इशूड बाय डैन वुड बी पेड बाय द बैंक, तमाम चेक्स जो इशू करेगा डैन वो सब पे हो जाएंगे। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि लिमिट तो आपको $500 की दी गई है, तो 500 ही आप इशू करेंगे तो होगा। चेक्स इशूड बाय डैन वुड बी पेड बाय द बैंक प्रोवाइडेड द अकाउंट वाज नॉट ओवरड्रान बाय मोर देन $500 के चेक इशूड बाय डैन जो चेक इशू करेगा वुड बी पेड बाय द बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। प्रोवाइडेड बशर्त ये कि द अकाउंट वाज नॉट ओवरड्रान, के $500 से ज़्यादा ओवरड्रान नहीं होना चाहिए क्योंकि लिमिट $500 की है। तो वी कैन सेफली से कि हमारी सी चॉइस जो है वो यहाँ पर सही है। डी में कहता है ओनली चेक्स इशूड बाय डैन फॉर लेस देन $500 वुड बी पेड। ऐसा नहीं है, वो $500 तक वो पेमेंट करेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो लेस देन $500 नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो राइट चॉइस है हमारी वो सी चॉइस है। समझ के हमने इसको करा। ऑन 5 में आते हैं। ऑन 30 सितंबर 2018 अहमद इस बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $2500। अहमद का जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक से जो स्टेटमेंट आया है वो ये बताता है कि $2005 का क्रेडिट बैलेंस है। जब भी ये क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि बैंक में आपका पैसा मौजूद है। जब ये डेबिट बैलेंस होगा तो इसका मकसद है बैंक में से आपने ज़्यादा पैसे निकाल दिए हैं। लेकिन आप जब बैंक के अंदर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कैश आपने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक को आप डेबिट करते हैं। बैंक में जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो क्या एंट्री पास करेगा, उसके पास ये कैश आएगा, वो कैश को डेबिट करेगा, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो जब वो आपके अकाउंट में आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है तो इसका मकसद है बैंक में आपकी रकम बढ़ रही है। और जब आप ये पैसा बैंक से निकालेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। बैंक में जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो जब ये पैसा आपको देगा तो वो कैश को क्रेडिट कर देगा और आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। तो जब बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है इसका मकसद है आपके पैसे बैंक में कम हो रहे हैं। ये जो मैंने बातें करी हैं इसको ध्यान से सुने और इसके बाद इसको ये कंसेप्चुअली तौर पे अगर आप समझ लेंगे तो फिर ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। तो हमारे बैंक ने जो स्टेटमेंट आया वो बताता है $2500 का क्रेडिट बैलेंस है। अहमद फाउंड दैट अ चेक इशूड फॉर $90 कि अहमद को ये पता चला कि एक चेक जो इशू हुआ था $90 का एंड अ डिपॉजिट ऑफ $500 और एक डिपॉजिट उसने बैंक के अंदर जमा कराए थे $500 हैड नॉट बीन इंक्लूडेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। वो बैंक स्टेटमेंट में पहुँचे ही नहीं है, शामिल ही नहीं है। व्हाट वाज द बैलेंस एट बैंक शॉन इन अहमद इस कैश बुक ऑन 30 सितंबर 2018। 13 सितंबर 2018 को जो अहमद की कैश बुक थी उसमें ये बताएं कि कैश बुक का बैलेंस कितना था। तो कैश बुक का बैलेंस कितना था, हम अपनी कैश बुक के अंदर क्या करके बैठे हुए हैं, हम अपने कैश बुक के अंदर जो है ये जो चेक हमने इशू करा है इसको हमने माइनस कर दिया है अपने पास से और जो डिपॉजिट है इसको हम जमा करके बैठे हुए हैं। तो अगर हम क्या करें कि बैंक ने क्योंकि ये दो काम नहीं करे हैं तो बैंक के अंदर अगर मैं ये 2500 में से 90 को माइनस कर दूं
और 500 को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या बैलेंस आएगा? मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, देखिए मैं क्या करूँगा, $2500 में मैंने प्लस कर दिए 500 और इसमें से माइनस कर दिए 90, तो 2910। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए ये है ना $2500, मैंने अपने पास कैश बुक में ये जमा किए हुए हैं 500, बैंक ने जमा नहीं करे, तो मैं जमा कर देता हूँ ये 500 बैंक में, ताकि मैं और बैंक दोनों एक साथ आ जाएं, तो ये 3000 हुए। मैंने एक $90 का चेक इशू किया है जो बैंक के अंदर नहीं पहुंचा, मैं तो अपने पास से माइनस करके बैठा हुआ हूँ, बैंक में नहीं पहुंचा तो मैं यहाँ से भी माइनस कर देता हूँ। तो $2010 का मेरा बैलेंस आया और एग्जैक्टली यही मेरी कैश बुक के अंदर, कैश बुक बैंक कॉलम का बैलेंस होगा 2010। द सिंपल कंसेप्ट है कि ये दो एंट्रीज मेरी किताबों के अंदर है, बैंक में नहीं है। अगर बैंक में मैं ये दो एंट्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, मेरी और बैंक की बुक, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक इक्वल हो जाएगी, जो मैंने आपको कर कर दिखाया है। तो 2000 बल्कि 2910, तो 2900, 3000 में से $90 को माइनस करेंगे तो 2910 आ जाएगा। ये 2910 अगर आप देखें तो सी के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में चॉइस दी हुई है $2910। तो 5 के अंदर आप सेफली कह सकते हैं कि आपकी राइट चॉइस जो है वो सी चॉइस है। और उसकी लॉजिक मैंने आपको बताई। बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन के बहुत सारे सवाल हैं जो मैं करा चुका हूँ। अगर आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें पास्ट पेपर्स का अच्छा खासा रिसोर्सेज मौजूद हैं। पेपर 2 भी बहुत बड़ी तादाद में है और पेपर 1 जो मल्टीपल MCQ से रिलेट करता है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर है। और वो वीडियो फॉर्म के अंदर इतना बड़ा जो रिसोर्स है, हो सकता है कहीं और भी हो लेकिन आपको हार्डली किसी जगह मिलेगा। और ये सारा मटेरियल प्रैक्टिस के लिए फ्री है आपकी। अगर आप इसको जाकर देखें और ध्यान से तो आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू क्वालिफाई योर एग्ज़ाम विद A+ विद द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। तो आप इसको ज़रूर जाकर देखें। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस विच आई मीन टू से रिकॉर्डेड। तो आप जाकर उसको जब देखेंगे तो उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी एंड आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट ए डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन अ लेजर अकाउंट इज़ नॉट करेक्ट। कि विच स्टेटमेंट अबाउट ए डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन ए लेजर के डेबिट बैलेंस, जो एक लेजर का ब्रॉट डाउन का मकसद हुआ BD, जो आप लेकर आए हैं पीछे से ब्रॉट डाउन करके, अकाउंट इज़ नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। तो इट में रिप्रेजेंट है लॉस, तो रिप्रेजेंट लॉस आपको पता है जितने होते हैं इन सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, राइट है। तो ये चॉइस हमारी, वो तो बात करता है नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। तो लॉस इट में रिप्रेजेंट है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस भी आपको पता है क्रेडिट होता है और डेबिट होता है। तो ये भी आपके पास जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉट करेक्ट नहीं है। इट में रिप्रेजेंट एन एक्रूड एक्सपेंस, ये गलत बात है क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस जितने होते हैं जब ब्रॉट डाउन, क्योंकि एक्सपेंस तो क्लोज हो जाता है, ब्रॉट डाउन करके जब आप लेकर आएंगे आगे तो एक्रूड एक्सपेंसेस एक्चुअली लाइबिलिटी को शो करते हैं। तो लाइबिलिटी का नॉर्मली जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, डेबिट बैलेंस नहीं होता। इट में रिप्रेजेंट एन एसेट्स, डी में कह रहा है, डी का तो नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। वो यही कहता है ब्रॉट डाउन करके डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर किसी एक कोई अकाउंट है उसका अगर आ जाता है तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये जो सी चॉइस आपको नज़र आ रही है एक्रूड एक्सपेंसेस जो है वो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसका नॉर्मली बैलेंस, एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड तो हो गए लेकिन आपने उनकी पेमेंट नहीं करी, तो नॉर्मली ये फिर लाइबिलिटी साइड होती है आपकी और ये क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपकी सी चॉइस जो है वो राइट चॉइस हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ऑन 1 सितंबर 2018 चन और टैन $570 के चन जो है उसको टैन को $570 जो है पे करने हैं ड्यूरिंग सितंबर 2018। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस, ये ट्रांजेक्शन जो है वो टुक प्लेस हुई है। टैन सोल्ड गुड्स $380 ऑन क्रेडिट टू चन and Chun returned goods for $150 to Tan, और Chun paid Tan $500 by check। तो अब ये चार चीज़ें हैं कि चन जो है उसने टैन को
$570 जो है पे करने थे, और मज़ीद उसने चंद ने जो है माल ख़रीदा टन से $380 का, और चंद जो है उसने रिटर्न कर दी $150 की चीज़ें टू टन को, और चंद पेड $500 बाय चेक. What was the balance brought down on Chand's account in Tan's ledger on 1st October 2018? तो चंस का अकाउंट एंड टन्स लेजर, टेंस लेजर, तो टेन के अकाउंट के अंदर हम चंद का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे. चन और टेन नाम भी चलें. अब देखें ये हम अगर हम टेन की किताबों में चन का लेजर बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो चन को पे करने थे, तो टन को उससे रिसीव करने थे, तो ये अकाउंट रिसीवेबल बनेगा. बैलेंस BD, क्योंकि टन जो है वो चन से रिसीव करेगा कितने, $570. ये यहाँ लिख दें आप. उसके बाद टेन सोल्ड गुड्स $380 ऑन क्रेडिट टू चैन, तो फिर इसका मकसद हुआ सेल्स को लिखकर आप यहाँ लिख दें $380. यहाँ आ गए, क्योंकि चन ने अपना टैन ने चन को माल बेचा, तो चन को क्या करेगा, टैन वो डेबिट करेगा $380 से. उसके बाद आ जाए चन रिटर्न गुड्स $150 टू टैन, तो जब रिटर्न होगा तो क्या एंट्री पास होगी, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगा ये 150, और सेल्स रिटर्न डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये चन के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा. ये आ गया. और चन पेड टैन $500 बाय चेक. जब टैन के पास पेमेंट आएगी तो वो क्या एंट्री पास करेगा, बैंक डेबिट, और चन के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा कितने से, $500 से. तो ये लेजर के अंदर आपने सिंपल ये बैलेंस BD हो गया, ये माल जो बिका वो आ गया, ये माल वापस हुआ जिसकी वजह से चन का अकाउंट क्रेडिट हो गया, और ये चन ने पेमेंट कर दी तो इसका अकाउंट क्रेडिट हो गया. तो ये डेबिट क्रेडिट जब आप पूरा कर लें तो फिर इसका टोटल कर लें उठा के. डेबिट साइड पे 570 प्लस 380, ये आपके पास 950 आते हैं. और जो क्रेडिट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो क्रेडिट साइड के ऊपर 500 एक है और 150 एक है, तो ये 650 बनता है, और ये 950 है. तो बैलेंस कितना आएगा डिफरेंस, तो ये 300 आएगा. यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस CD, ये 300, ताकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाए. तो ये डेबिट बैलेंस देखें कितना आ गया. डेबिट बैलेंस 10 की किताबों में चन का जो डेबिट बैलेंस है ये आप देख रहे होंगे $300 है. तो अगर आप यहाँ आएँ तो चॉइस सेम है, तो क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है, इनकरेक्ट है. अलबत्ता B चॉइस जो है क्वेश्चन नंबर 7 में वो राइट चॉइस है कि 10 की किताबों में चन का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है $300 का. तो 7 के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी जो राइट चॉइस है वो B चॉइस है. क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं. विच नेम इज़ गिवन टू ए स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंसेज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, कि विच नेम इज़ गिवन टू ए स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंसेज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, के लेजर के बैलेंसेज जिस स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, उसे क्या कहते हैं. तो बैंक रिकन्सिलिएशन ऐसा नहीं है. बैंक रिकन्सिलिएशन तो इज़ से रिकन्साइल करते हैं हम अपने बैंक के अंदर कैश बुक में जो बैंक का अकाउंट होता है और बैंक से जो स्टेटमेंट आता है उसको. तो लेजर के बैलेंसेस तो वहाँ नहीं लेके जाते. जनरल लेजर तो खुद इटसेल्फ उसके अंदर लेजर बन रहा होता है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर लेजर के बैलेंसेस जाते ज़रूर हैं, लेकिन वो लेजर के बैलेंसेस एसेट्स इक्विटीज़ वगैरह की फॉर्म में जाते हैं. ये कहता है स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंसेस जहाँ सारे हो रहे होते हैं. तो लेजर के बैलेंसेस हम डायरेक्ट पोस्ट नहीं करते, वो एक जगह और जाता है, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं. आपको पता है कि ये सारे जब हम लेजर बना देते हैं तो इसके डेबिट और क्रेडिट की एक्यूरेसी के लिए कि यार ये सब कुछ सही हुआ है, तो वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को ले आके फिर ये इक्वल हो जाता है. तो जो स्टेटमेंट है जिसमें लेजर के बैलेंसेस जाते हैं उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं. जब क्वेश्चन नंबर 8 की जो आपकी D चॉइस है वो राइट चॉइस है. क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए. द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट विल अपीयर इन द डेबिट कॉलम ऑफ ए ट्रायल बैलेंस.
बैलेंस ऑफ विच अकाउंट विल अपीयर इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस के ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम के अंदर कौन सा अकाउंट है जिसका बैलेंस आएगा? देखिए कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है नॉर्मली कि वो जो किराया आपने पे करा, कैरेज इनवर्ड्स किसी चीज़ का अगर आपको लगा परचेजेज़ हैं आप वो लेकर आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि कैरेज इनवर्ड के जो परचेजेज़ ख़रीदने में जो किराया आपको लगा उसे कैरेज इनवर्ड कहेंगे। तो ये कैरेज इनवर्ड जो है वो डेबिट नेचर की चीज़ होती है कि किराया आपको पे करना पड़ा। जब आप किराया पे करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये डेबिट नेचर की चीज़ है, तो ये डेबिट साइड पे अपीयर होगा। हाउएवर जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये इनकम है आपकी, जो आपको डिस्काउंट मिला, आपका जो सप्लायर था उसने आपको डिस्काउंट दिया, आपने कम पेमेंट करी उसको, तो ये आपकी इनकम है, ये क्रेडिट साइड पे जाएगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वो प्रोविज़न है जो आप एक्सपेक्टेड है आपको कस्टमर से नहीं मिलेगा, ये भी क्रेडिट साइड पर जाएगा। एंड परचेजेज रिटर्न, जो परचेजेज रिटर्न है आप क्या करते हैं, लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं, परचेजेज रिटर्न को, ये भी क्रेडिट साइड पर जाएगी। तो राइट चॉइस आपकी कैरेज इनवर्ड्स, चॉइस ए। क्वेश्चन नंबर 9 में जो ए चॉइस है वो आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ईला रेंट्स बिजनेस प्रेमिसेस कि ईला जो है क्या करती है, अपने बिजनेस प्रेमिसेस को रेंट पर देती है। शी ओड रेंट एट बोथ एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल के शुरू में भी इसे कुछ पैसा लेना था और साल के आखिर के अंदर भी इसको कुछ पैसा लेना है। हाउ कैन रेंट पेएबल फॉर द ईयर बी कैलकुलेटेड, रेंट पेएबल किस तरीके से कैलकुलेट होगा? कि रेंट पेएबल कितना है। शी रेंट्स बिजनेस, ईला रेंट्स बिजनेस प्रीमिसेस और शी ऑड रेंट कि उसको रेंट पे करना है, बल्कि ईला क्या करती है, रेंट्स बिजनेस प्रीमिसेस, शी ऑड रेंट कि उसको रेंट पे करना था एट बोथ, यानी रेंट्स पे बिजनेस प्रीमिसेस का मकसद है कि जो उसकी बिजनेस प्रीमिसेस है उसको उसने रेंट पर लिया है, ये फिर राइट है। और शी ऑड रेंट के उसको रेंट पे करना था एट बोथ द स्टार्ट, शुरू के अंदर भी और आखिर के अंदर भी। हाउ कैन रेंट पेएबल फॉर द ईयर बी कैलकुलेटेड कि जो साल है उसका रेंट वो कैसे कैलकुलेट करेगी कि कितना रेंट उसको पे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम देखते हैं रेंट पेड में से क्या करेगी वो, अमाउंट ओइंग एट स्टार्ट ऑफ द ईयर के रेंट पे जो उसने करा। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐसा करते हैं सिंपल समझने के लिए कि रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बना लें आप। अब साल के शुरू के अंदर भी उसको देखें लिख रहा है कि किराया पे करना था, तो हम एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बैलेंस बी डी ये उसको पे करने थे $1000 साल के शुरू में, फिर साल के बीच में उसने कोई रेंट पे कर दिया, तो क्या एंट्री पास होगी, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। फर्ज कर लेते हैं 10,000 से उसने ये पे करे, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया। फिर साल के एंड के अंदर भी उसने कहा कुछ रेंट पे करना था, तो साल के एंड में जो पे करना होगा वो लाइबिलिटी होगी, लेकिन उसका बैलेंस सीडी यहाँ पर आएगा। ये 2000 साल के एंड में उसको पे करने थे। अब क्या हुआ, 10,000 और 12,000, ये 12,000 हो, 10,000 और 2,000 ये 12,000 हो गए, और यहाँ सिर्फ 1,000 है। तो इनकम समरी जो एक्सपेंस हुआ है पूरे साल का वो कितना होगा, देखें बैलेंस शीट कितना आ गया, 11,000। तो ये 12,000 इक्वल हो जाएंगे। इनकम समरी का मकसद हुआ कि रेंट एक्सपेंस जो है वो क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में जाके। तो इस साल का जो रेंट एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, वो 11,000 होगा। हाउ कैन रेंट पेएबल फॉर द ईयर बी कैलकुलेटेड कि रेंट पेएबल कितना था पूरे साल का। तो क्या होगा इसके अंदर, अगर आप बी पार्ट में देखें आपने क्या करा कि रेंट जो पे करा, ये देख रहे हैं रेंट आपने पे करा, इसके अंदर जो ईयर एंड का बैलेंस था वो प्लस हुआ है, और जो ओपनिंग बैलेंस था वो आपने माइनस किया, तो रेंट पेएबल जो पूरे साल का था वो 11,000 आपको पता चला कि यार ये रेंट पेएबल था पूरे साल का। तो अगर बी चॉइस में आए तो देखिए रेंट पेएबल के अंदर प्लस है अमाउंट ओइंग एट द
एट एंड ऑफ ईयर, और इसके अंदर से अमाउंट ओइंग एट स्टार्ट ऑफ ईयर, कि स्टार्ट को माइनस कर दिया और एंड वाले को प्लस किया। तो चॉइस बी जो है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो आपकी राइट चॉइस है। मैंने लेजर की मदद से आपको समझाया और आसान है बहुत कि रेंट आप जो पे करते हैं वो पूछ क्या रहा है कि ईला रेंट्स बिजनेस प्रीमिसेस के, इसकी अपनी जो बिजनेस प्रीमिसेस है उसको इसने किराए पर लिया हुआ है। शी ओड रेंट एट बोथ एट द स्टार्ट, साल के शुरू में भी इसको किराया कुछ पेएबल था जो इसको पे करना था, और साल के एंड में भी इसको कुछ पेएबल था जो इसे पे करना था। हाउ कैन रेंट पेएबल फॉर द ईयर बी कैलकुलेटेड, पूरे साल का रेंट पेएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना रेंट पेएबल था जो आपने पे करा। तो उसका आसान तरीका यही है कि आपको एंट्रीज़ का, एडजस्टिंग एंट्रीज़ या जर्नल एंट्रीज़ का अगर आपको कंसेप्ट सही आता है तो फिर लाइफ इजी है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल लेजर बनाएं। जब आप रेंट एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे होंगे तो रेंट एक्सपेंस की पेमेंट क्या होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट। देखें मैंने सिंपल एंट्री पास कर दी। साल के शुरू में जो किराया पेएबल था वो लाइबिलिटी अकाउंट होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट मैंने देखें क्रेडिट साइड पर 1000 रुपीज़ समझाने के लिए लिख दिए। साल के एंड में भी किराया वो कहता है कुछ पे करना था, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि लाइबिलिटी है, तो इसलिए डेबिट साइड पे बैलेंस सीडी आएगा लाइबिलिटी का। इन दोनों को प्लस किया तो मुझे पता चल गया कि ईयर एंड और पेमेंट, इन दोनों को प्लस करके ओपनिंग को माइनस करूं तो फिर रेंट पेएबल पूरे साल का आ जाता है। और चॉइस बी में मुझे यही दिया हुआ था जो मैंने राइट चॉइस कर दी। बाकी सी और डी जो है वो दोनों इनकरेक्ट हैं, क्योंकि सी के अंदर तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा है आपको, डी में कहता है स्टार्ट वाले को प्लस करवा रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। राइट चॉइस आपकी बी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक पे रोकते हैं इस लेक्चर को। होप आपकी समझ में आया होगा कि जो कंसेप्ट्स हैं वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं और राइट चॉइस तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।